स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि रिलेटेड है आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्लास 12 की। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो 6th चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में। तो डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है? इसलिए बेटा कि डीएनए ही हमारी सारी मेटाबॉलिज्म, सारी जो है प्रोसेसेस बॉडी के अंदर या जो कुछ भी हो रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को अगर कैरी करने की बात हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए, तो डीएनए का रोल उसमें बहुत बड़ा है। और कोई भी सेल ऐसी बॉडी के अंदर नहीं है जो डीएनए जिसमें ना पाया जाता हो, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म में भी डीएनए होता है। ये अलग बात है कि मोर देन 90% ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड लेस देन 10% ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा कुछ डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो हर तरह की सेल में पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसलिए स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए क्या है? स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं उसका स्टोर हाउस है। मीन्स इसी के अंदर सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशन जो भी जिनका इनहेरिटेंस होना है वो सब इसके अंदर फिलअप रहती हैं, भरी रहती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि द सब्सटेंस मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशंस की अगर स्टोरेज की बात हो या उनका ट्रांसमिशन की बात हो तो वो कौन सा सब्सटेंस है? दैट इज़ डीएनए। और ये किस में पाया जाता है? ऑफ द क्रोमोजोमल स्ट्रैंड्स। मतलब ये क्रोमोजोमल स्ट्रैंड्स में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। और क्रोमोजोम्स किससे बने हुए हैं? क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रोटीन है, एंड सेकेंड वन इज द न्यूक्लिक एसिड्स, एंड वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज द डीएनए। तो क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज द आरएनए एंड सेकेंड वन इज द डीएनए। आरएनए को अगर हम एक्सपैंड करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और अगर हम डीएनए को एक्सपैंड करें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड जो हैं जो इन्फॉर्मेशंस को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को, मीन्स जो हमारे अंदर इन्फॉर्मेशंस हैं उनको, उन इन्फॉर्मेशंस को हमारे ऑफस्प्रिंग्स में, हमारी प्रोजनीज में, और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये पहुंचाने का काम डीएनए करते हैं। और करते क्यों हैं? ये करने के काबिल क्यों हो जाते हैं? वाई आर दे कैपेबल ऑफ डूइंग सो? बिकॉज दे कैन रेप्लिकेट। मतलब वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो दे कैन एक्सप्रेस द जीन्स, वो जीन का एक्सप्रेशन कर सकते हैं, और दे कैन शो म्यूटेशंस, और वो म्यूटेशंस कर सकते हैं। मतलब दे अंडरगो सर्टेन चेंजेज जिससे वेरिएशंस आते हैं, और वो वेरिएशंस जो है इवोल्यूशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग जानें कि डीएनए की स्ट्रक्चर में किन किन साइंटिस्ट का रोल रहा है। तो सबसे पहले जो है आप समझ लें कि एक रोजालिंड फ्रैंकलिन थी, एक जो है साइंटिस्ट जो एक स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश बायोफिजिसिस्ट थी जिनका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन, और दूसरे थे फ्रेडरिक विल्किंस। इन्होंने एक जो है डिफ्रैक्शन डेटा, मतलब एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा।
जिसके जरिए इन्होंने स्टडी किया पैटर्न ऑफ डीएनए को, मतलब डीएनए के पैटर्न को इन दोनों ने मिलकर स्टडी किया। उसके बाद दो अलग अलग साइंटिस्ट जिनका नाम था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ध्यान दीजिएगा, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने इन दोनों के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेस पर जो इन्होंने स्टडी किया था पैटर्न ऑफ डीएनए को स्टडी करने के लिए, पैटर्न ऑफ डीएनए को स्टडी करने के लिए, तो इन्होंने बाद में डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को डिस्क्राइब किया, यानी उसको बताया कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स के रूप में होता है, मतलब उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में होते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? जब कई न्यूक्लियोटाइड मिल करके मतलब एक चेन बनाते हैं तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो एक चेन पहले बन जाती है तो उसी की कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी चेन बनती है, तो वो डबल हेलिक्स बनाता है। जैसे एक इस तरह से जा रहा है तो दूसरा जो है इस तरह से इसके ऊपर रैप अप कर लेता है। तो ये डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने दिया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो इनको दोनों को और क्या कहते हैं? विल्किंस को। जो दूसरा साइंटिस्ट हमने यहाँ लिखा फ्रेडरिक विल्किंस, जो फ्रैंकलिन के साथ एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा में हेल्प कर रहे थे स्टडी करने में, इन तीनों को मतलब वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला 1962 में। और इन्होंने ये जो है डबल हेलिक्स मॉडल जो है कब खोजा था? 1953 में, ठीक है। और 1962 में इन तीनों को मिल गया नोबेल प्राइज 1962 में। और फ्रैंकलिन क्यों नहीं पा सकी? क्योंकि इनकी अर्ली एज में मतलब प्री मैच्योर डेथ हो गई। जब ये 37 ईयर्स की थी तभी इनकी डेथ हो गई, और डेथ होने से ये जो हैं इस नोबेल प्राइज को नहीं पा सकी। हालांकि इनका बहुत बड़ा रोल था एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के द्वारा व्हाट इज द पैटर्न ऑफ डीएनए, हाउ द डीएनए इज फॉर्म्ड, ये बताने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन ये चूँकि बिकॉज शी डाइड प्री मेच्योर, व्हेन शी वाज प्री मतलब कि मेच्योर हुई नहीं थी तभी डेथ हो गई, तो इसलिए जो है इनको ये नोबेल प्राइज नहीं मिल सका। इसीलिए इनको डार्क लेडी ऑफ डीएनए भी कहा जाता है, डार्क लेडी ऑफ डीएनए, द डार्क लेडी ऑफ डीएनए। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन किया जाता है कि हु इज नोन एज डार्क लेडी ऑफ डीएनए एंड व्हाई, तो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो बेटा, तो जो क्रोमोसोम में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए। इन दोनों को आरएनए और डीएनए क्यों कहा जाता है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है, इसको बताते हुए हम डीएनए की स्ट्रक्चर इसको रब करके आपको बता रहे हैं। तो आप लोग जो हैं ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा था कि आरएनए और डीएनए दो न्यूक्लिक एसिड, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, और प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ हम प्रोटीन्स का डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग ऑफ और ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही दोनों मटेरियल हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे शुगर, मतलब पहला जो इनका डिफ्रेंशिएशन होगा वो शुगर के बेस पर होगा। तो इसमें जो शुगर होगी आरएनए में वो होगी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर होने से ही इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और राइबोज, अभी इसका हम स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाएंगे, बहुत सिंपल है। और इसमें जो शुगर होगी उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, इसका दोनों का हम ऐसे पार्टीशन कर दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर क्या है? एक पेंटोज शुगर है ये,
पेंटोज का क्या मतलब होता है? पेंट मतलब होता है 5, ओके। और ओज जहाँ लगा हो वो शुगर का डेरिवेटिव होता है, जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओज इज द क्वालिटी ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शुगर मॉलिक्यूल, ठीक। शुगर का कोई मोनोमर होगा या पॉलीमर होगा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ होगी राइबोज शुगर होगी आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी डीएनए में। तो पेंटोज शुगर कैसे हम बनाएंगे? राइबोज शुगर इस तरह से होगी, यहाँ पर आप एक ऑक्सीजन लिख लें, ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और उसके बाद इसमें एक बॉन्ड लगा दें, फिर एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर या पेंटागोनल ऐसे बना दें, ठीक। यहाँ पर ये जो कार्नर्स आपको दिख रहे हैं ये सब कार्बन एटम को शो करते हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और इसके साथ एक फिफ्थ कार्बन, ये 5वां कार्बन हो गया। तो कहने का मतलब ये 5 कार्बन वाली एक शुगर है, पेंटोज शुगर। तो इसलिए इसको राइबोज शुगर का मतलब हम बना रहे हैं। तो इसमें एक तरफ OH और H इस कार्बन पे लगा होगा पहले पर, इस पर भी HOH, इस पर भी H और OH, ये 3 नंबर कार्बन है। यहाँ पर H, ये 5वां कार्बन है यहाँ पर, और ये चौथा कार्बन है। 5वां जो कार्बन है वो इस रिंग से बाहर है, ये ध्यान दीजिएगा, और इसी से फास्फेट ग्रुप यहाँ पर लगता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो दूसरा कार्बन है यहाँ पर OH है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रॉक्सिल जो है ग्रुप है, और उसमें OH यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है। तो इसका इम्पॉर्टेंस जो है डीऑक्सीराइबोज में बनाने में अभी देखा जाएगा। तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन हो गया, सिमिलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर OH H हो गया पहले नंबर कार्बन पर, दूसरे पर H और H, यहाँ दूसरे देखें H और OH है, तो यहाँ से O जो है हट जाता है। D का मतलब होता है अब्सेंट, और ऑक्सी का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन। तो मतलब यहाँ दूसरे नंबर से ऑक्सीजन अब्सेंट हो गया, तो H हो गया ये, तो ये डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। HOH, और ये चौथा कार्बन पे H लगा है, और ये CH2OH, इसमें भी CH2OH कर दीजिए। तो ये राइबोज शुगर हुआ जिसमें OH OH और OH यहाँ 4 जगह लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें तो केवल यहाँ दूसरे नंबर पे OH की जगह केवल H है, वो हट जाने से डीऑक्सी, D का मतलब अब्सेंट हो गया, हट गया, और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन हट गया 2 नंबर पे, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। तो इसमें राइबोज शुगर हुआ, उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर हुआ। इसको हम इसलिए बना रहे हैं कि जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको बनाना सिखाएंगे तो उसमें जो है इसकी ये शुगर ही मतलब शुगर और फास्फेट का ही बैकबोन होता है डीएनए में, और उसके अलावा उसके साथ जो है नाइट्रोजनस बेसेस दोनों स्ट्रैंड्स को उसके जोड़ते हैं। दूसरा जो है इसमें फास्फेट होता है, तो दोनों में फास्फेट फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में होगा, फास्फेट इन द फॉर्म ऑफ फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड दोनों में। कहने का मतलब जो फास्फेट होगा वो फास्फोरिक एसिड के रूप में होगा, और ये दोनों में प्रेजेंट होगा, और वो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। तो इसमें कैसे ये रहता है, कैसे मतलब ये जुड़ा रहता है, जैसे इसको सेंटर में आप P कर दीजिए, 3 तरफ आप OH लगा दीजिए, और एक तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग गया। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड इधर हुआ, इधर सिंगल 3 बॉन्ड हुए, तो 2 3 5 फास्फोरस, क्योंकि ये पेंटावैलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी 5 होती है, तो इसलिए इसको ये इस तरह से मतलब जुड़ा फास्फोरस से, इस तरह से 3 तरफ से OH सिंगल बॉन्ड से, और एक तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो आप ध्यान दें H H H H3 हो गया,
और P हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गए, तो H3PO4। तो फास्फेट जो है H3PO4 के रूप में रहेगा, यानी फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में रहेगा, और ये दोनों में ही इसी रूप में रहेगा। थर्ड जो है नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस। तो देखो नाइट्रोजनस बेसेस बेटा 2 तरह के होते हैं। पहले को हम कहते हैं प्यूरिन्स और दूसरे को कहते हैं पायरिमिडीन्स। ओके, प्यूरिन्स में 2 होते हैं, एडिनाइन एंड ग्वानाइन, और पायरिमिडीन्स में भी मान के चलिए 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। तो इसमें से एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थायमीन ये चारों डीएनए में होते हैं। ये चारों किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? डीएनए की। और थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है आरएनए में, मतलब आरएनए में यूरेसिल होगा और डीएनए में थायमीन होगा। बाकी जो हैं तीनों दोनों में होंगे। तो ये डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए का। अब हम आपको इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसके पहले जो है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो इन सब के बारे में पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको। थैंक यू।